आज हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 चल रहा है एक्चुअली, और पार्ट 3 में तुम्हारा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसके पहले हम समझ लेंगे कि ये जो डिलीटेड पोर्शन है, यानी कि जो बाकी रह गया सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो जितना आपको +2 के एग्ज़ाम में आने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, तो पहला पॉइंट पढ़ना है तुमको डेफिनीशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या डेफिनीशन होता है। फिनेशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सोचो, बता चुके हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, यानी x y dy बाई dx या फिर d2y बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो और इज इक्वल टू 0 टाइप हो, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पढ़ चुके हैं। दूसरा चीज़ पढ़ना है आपको ऑर्डर, जो कि प्रीवियस में पढ़े। तीसरा है डिग्री, जो कि प्रीवियस में पढ़े, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। फिर आपको अगला है आपका जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगला चौथा पढ़ना है हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जैसे मान लो हम छठवां में अगर आ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल, है ना, यानी कि ये जो पढ़ना है हमको वो 3-4 मेथड्स पढ़ना है इसमें। एक पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा पढ़ना है होमोजेनियस, है ना, होमोजेनियस, और तीसरा पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन इस फॉर्म का होता है dy बाई dx प्लस py प्लस q, जहाँ पे ये याद रखना कि p और y जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है, p और q जो होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है। और एक इसका उल्टा भी पढ़ना है, मतलब dx बाई dy वाला भी पढ़ना है, प्लस px होगा एक्चुअली, और यहाँ q, यहाँ पे p और q दोनों होगा, जो वो अब होगा f ऑफ y का फंक्शन, ये याद रहे। तो ये हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरह का, बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें से हम इतना पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और अब अभी हम इसको पढ़ने जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले ये समझो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या खासियत है, दोनों में अंतर क्या है, कॉमन क्या है, क्या होता है, इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ही क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, यानी कि किसी तरह से तुम्हें कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझो कि कोई भी कर्व का इक्वेशन या तो तुम्हें दिया रहेगा या ज्योमेट्रिकली इस तरह से उसको बताया गया होगा, डेफिनेशन दिया गया होगा कि वो इक्वेशन को तुम लिखोगे। जैसे कि हम आपको बोले थे कि जैसे मान लो y बराबर mx है, तो ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो फैमिली ऑफ कर्व क्या है भाई, तो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। ये जितने भी हैं ये y बराबर mx के फॉर्म में है, m के अलग अलग वैल्यू के लिए ये वेरी कर रहे हैं। तो क्या है, मतलब कोई एक कार्टेशियन इक्वेशन किसी कर्व का दिया रहेगा, कोई भी कर्व का, उससे उसका ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग m को हटाने का कोशिश करेंगे, बस यही उद्देश्य होगा कि अगर एक कार्टेशियन इक्वेशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है तो ये जो m कांस्टेंट है इसको हटाना है।
तो इसको y क्या कर दो, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स आएगा। उसमें एक पैरामीटर है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से ही m गायब हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में किए, ये हो गया m। अब m गायब कैसे होगा, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, m का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कार्टेशियन इक्वेशन। मतलब कि ये समझ लो कि ये इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन है, और दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या होगा एक्चुअली तुमको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि या तो एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा या ज्योमेट्रिकली तुमको बोलेगा कि ये इक्वेशन है भाई, आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो। तो कैसे बोल सकता है ज्योमेट्रिकली, बोलेगा कि ऐसा कर्व है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, या ऐसे कह दे कि अ कर्व विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is constant, है ना। तो वो क्या है एक्चुअली, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि सर्कल है। सर्कल ही ऐसा कर्व है जो क्या करता है, एक प्लेन में मूव करता है और एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, है ना। तो ये मान लो अल्फा कमा बीटा हो गया, और एक फिक्स पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि ओरिजिन ही लोगे, कि ऐसा कर्व जो अल्फा बीटा से पास कर रहे रेडियस आर हो। तो उस समय तुमको खुद जनरेट करना होगा कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का आर स्क्वायर। क्योंकि कहीं भी x y घुमा लो, इस पर कहीं भी x y घुमा लो, है ना, x y कहीं भी घुमा लो, इसका डिस्टेंस तो रेडियस तो आर ही रहेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, सिंपल सी बात है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये आपका हुआ कार्टेशियन फॉर्म। यही कार्टेशियन फॉर्म को तुमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप देना है। ठीक है, तो फिर से वही बात, इसमें कितने पैरामीटर आए हुए हैं, अल्फा बीटा और आर, अल्फा बीटा और आर। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा 3 बार। जैसे एक बार ही डिफरेंशिएट करने से m गायब हो गया, तो इसमें कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट करोगे तो गायब हो जाएगा, 3 बार, है ना। मतलब 3 ऑर्डर का यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ लोग क्या करता है ना कि आंख बंद करके डिफरेंशिएट करते रहता है, तो ये काम कभी नहीं करोगे, कि आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर रहे हो, अल्फा बीटा आर गायब करना है किसी तरह से कर रहे हो, नहीं। पहले देख लो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार तुमको डिफरेंशिएट करना होगा केवल, और उसी इक्वेशन से तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मेशन ऑफ हाँ, एक और बात कि ये तो हो गया, फिर क्या करना है कि एक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इससे हमें अब ये लाना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से अब इसको ये लाना है हमको किसी तरह से। ठीक है ना। तो कैसे लाएंगे, तो वही वेरिएबल सेपरेबल वाला खेल होगा कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल होता है। तो वो क्या होता है जरा देख लो, उसको बना भी देते हैं, तुमको समझ में भी आएगा। जैसे हमारा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स और माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे y बाई एक्स हुआ, x को dx के तरफ सेट करेंगे और dy को y के तरफ सेट करेंगे। तो dy ऊपर रहना चाहिए, तो dy इंटू 1 बाई वाई, इधर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना, हो गया। dx इधर चला गया, सॉरी हाँ ठीक है, 1 बाई एक्स dx इधर चला गया और ये इधर आ गया, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। y के साथ dy और x के साथ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट करते हैं, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो 1 बाई वाई का
इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y और 1/x का ln x, और आप जानते हो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो आता ही है c आ गया। अब इसको ln c लिख लो, क्या दिक्कत है, ln c भी एक कांस्टेंट नंबर ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ln y इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln x इंटू सी। अब दोनों तरफ ln लगा हुआ है तो हम हटा सकते हैं, तो y इज इक्वल टू सी एक्स कह सकते हैं। अब जरा देखो y इज इक्वल टू सी एक्स, बिल्कुल। अब क्या, जहाँ y बराबर एम एक्स जो था वही तो y बराबर सी एक्स है, बिल्कुल वही तो y बराबर सी एक्स है ना, क्योंकि अब ये c के अलग अलग वैल्यू के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे हम ln m मानते तो एम एक्स आ ही जाता। तो m जैसे पैरामीटर है वैसे ही c पैरामीटर है। तो क्या करना है हमको, बस इस थोड़े से क्वेश्चंस में ही हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, बाद बाकी जितने क्वेश्चन हैं उसमें हमको उल्टा ही करना है। मतलब तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से तुमको कार्टेशियन इक्वेशन जनरेट करना होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को लिखते हैं, क्या करेंगे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, जिससे क्या होगा ना, होता क्या एक्चुअली कुछ नहीं होता है, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए ना भाई कि करना क्या है। हम बोले क्वेश्चन करो, अरे भाई अप्रोच तो मालूम होना चाहिए ना कि इसमें क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि या तो कार्टेशियन इक्वेशन तुमको डायरेक्ट दे दे, जैसे y बराबर mx दिया था, या सर्कल का इक्वेशन दे दे, या ज्योमेट्रिकली बताए कि ये भैया कर्व है, इसको समझो, अब इक्वेशन कार्टेशियन बनाओ और फिर वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, है ना। जितने बार पैरामीटर उतने बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर एलिमिनेट कर दो। ये सब कहानी पता हो गया। अब पता हो गया तो आप काम कर सकते हैं, है ना, अब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग डाले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज है, उसको बोर्ड पे हम लिख देते हैं और उसको आप प्रिंट कर लीजिए। फिर उसको समझ तो चुके ही हैं एक्चुअली, लेकिन उसको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नोट्स पढ़ने में बाद में ज़्यादा फायदा करता है। अब देखो, यही है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कहानी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन रिलेशन वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि अगर एक गिवन रिलेशन दिया हुआ है, जैसे y बराबर mx है ना, या फिर y बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या y स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। ये कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन रिलेशन दिया हुआ है ना, उसी रिलेशन, ये रिलेशन फंक्शन वाला रिलेशन नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है, तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो लिखा हुआ है स्टेप 1 में, राइट द गिवन इक्वेशन, उस गिवन इक्वेशन को लिख लो, एंड फाइंड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है देखो पहले कितने हैं, है ना, और उस इक्वेशन को लिख लो जिससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। दूसरा स्टेप है डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मतलब y एज ए वेरिएबल काम करना है तो x के रिस्पेक्ट में करो, और समझ ही रहे हो बात को, कभी कभी x का फंक्शन दिया रहता है, y के रिस्पेक्ट में कर जाता है, तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स वेयर n इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन क्वेश्चन। मतलब कि हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है भाई, तो लिखा हुआ है n टाइम्स, n बार। n क्या है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द क्वेश्चन। जैसे y बराबर mx था हमारा, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट m है केवल। आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट में बहुत डिफरेंस है बेटा, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। जैसे a है, c है, a है, b है, m है, ये सब है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जबकि 5 है, 4 है, 3 है, ये सब है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो m का कोई पार्टिकुलर वैल्यू डाल दोगे ना, तो ये फैमिली अब घूमेगा नहीं, मतलब कि ये फैमिली फिक्स हो जाएगी। जैसे m का वैल्यू हम 1 कर दें तो y बराबर x, y बराबर x कोई फैमिली है कि एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी बात है, तो वेरी कर ही नहीं रही है, तो वो वेरी कर ही नहीं रही है। तो इसको क्या कहते हैं कि m का अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू डाल के इक्वेशन निकालना, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर लाइन, जो कि कभी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि कभी जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट लिखते हो, तो वही c का वैल्यू अगर दे दिया तुम्हें
सी का वैल्यू अगर तुम्हें दे दिया तो वो एक पार्टिकुलर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन, है ना। चलो, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर 2 कांस्टेंट हो तो 2 बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट हो तो 3 बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे अधिक बार डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। फिर लिखा है कि एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है जैसे y बराबर mx, उसमें से क्या करना है कि तुमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब गायब करना है, m दिखना ही नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। फिर क्या लिखा है, फॉर्म्ड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग इन स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में जब तुम डिफ्रेंशिएट किए थे उसको और गिवन इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके उस डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3 बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, n टाइम्स है ना, 3 कांस्टेंट हो, 3 बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो गया 3 इक्वेशन, और एक इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, उस 4 का हेल्प रख करके उसको एलिमिनेट कर लो जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। और लास्ट में लिखा है कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड विदाउट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस कहानी खत्म। जैसे ही n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे क्वेश्चन से गायब हो जाते हैं वैसे ही हमारा इक्वेशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना। अब क्यों, देखो एक बात समझो कि क्यों n बार ही डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, n बार ही डिफरेंशिएट करने को क्यों बोला, इसको समझने का कोशिश करना। जैसे मान लो कि y बराबर मान लो mx और प्लस c है, मतलब इन्होंने बताया नहीं कि ओरिजिन से पास कर रहा है, 2 कांस्टेंट है तुम्हारे पास, तो जब 2 कांस्टेंट है तो तुम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि तुमको 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन आएगा y डैश बराबर mx m, इसका डिफरेंशिएशन खत्म, इसका 0, फिर y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। मान लो चलो ऐसे कर लेते हैं, y mx स्क्वायर प्लस cx कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 2mx प्लस c, अगला बार करोगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू 2m, तो अगर y डबल डैश इज इक्वल टू 2m आ गया तो एलिमिनेट हो ही गया m और c दोनों, तो m और c एलिमिनेट हो गया। अगर मान लो बाय द वे एलिमिनेट नहीं होता, बाय द वे एलिमिनेट नहीं होता तो क्या होता, जरा सोचो, एलिमिनेट करना पड़ता ना। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जैसे 2 इक्वेशन हुआ करता था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, है ना, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको अगर सॉल्व करना होता था तो 2 इक्वेशन सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर x y को इस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, गायब करना है, तब तुमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि याद रखना कि एलिमिनेट करने के लिए एक अधिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए 2 ही, जितने पैरामीटर उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब इसको सॉल्व करके निकालना है तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करके x और y निकल जाएगा। लेकिन अगर x y को इस इक्वेशन में से हटा देना है बिल्कुल, तो तुमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करते हैं कि x y का वैल्यू इसमें से निकाल के एक और इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो 5x प्लस 3y माइनस k इज इक्वल टू 8 है मान लो, तो इसको अगर हमको एलिमिनेट करना है, मान लो कि k कांस्टेंट दिया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स है, वो पता है कि क्या है, 3 है, जैसे मान लो 10 है, तो x y सॉल्व करके इसमें निकाल के रख दो, गायब हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि n बार डिफरेंशिएट करो, तो n बार डिफरेंशिएट करने से n इक्वेशन हो गया और एक गिवन इक्वेशन दिया होगा तो n प्लस 1 हो गया ना, तो n प्लस इक्वेशन से हम लोग उसको सॉल्व करके निकाल देंगे। वैसे इस पर समय देने की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी हम तुमको समय दे दिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब डायरेक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो भी है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं पहले बता देते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी, उसको सॉल्व कर लो, उससे ज़्यादा नहीं आने जा रहा है इस बार, उससे ज़्यादा इस बार आने जा ही नहीं रहा है। और वो भी डिलीटेड क्वेश्चन को चेक कर लो कि क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखोगे वो क्या बोलते हैं, जो आया हुआ है मार्केट में बुक्स वगैरह, उसमें भी बताया कि ये नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स
फॉर विच दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई इतना, मतलब ये कार्टेशियन इक्वेशन से ही ये आया हुआ है, इस बात को आप शो करो। दूसरी चीज़ पहले एक बार समझ लो हमारी बात को, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुम्हें कि अगर कभी कभी क्या हो कि कार्टेशियन इक्वेशन दे दे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और कर्व का इक्वेशन दे दे और शो करने के लिए बोले, तो होता क्या एक्चुअली कि आप क्या करो कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो एक बार, और उस डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू जो यहाँ से आए उसको यहाँ रख दो। अगर आइडेंटिकली सेटिस्फाइड कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा ये जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बोथ आर द सेम इक्वेशन। लेकिन अगर आइडेंटिकली सेटिस्फाइड नहीं किया, आइडेंटिकली सेटिस्फाइड नहीं किया तो समझ लो कि तुम गलत कर रहे हो, है ना, गलत कर रहे हो। मतलब बिल्कुल सही बात है यार, एक ही कर्व को अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो सर्कल है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्टेशियन फॉर्म है और एक डिफरेंशियल फॉर्म है, तो दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन होना चाहिए। तो आइडेंटिकली सेटिस्फाइड होने का मतलब 0 = 0 आना, है ना, k = 2 आ जाना या 10 = 0 आ जाना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये तो ऐसे भी नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं है, पार्टिकुलर भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक और तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान लो कि एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और ऑप्शन में 4 कर्व दे दे, जैसे यही एक कर्व ये हो x² - y² और = cx, फिर एक और दे दे x² + 2y = 0, तीसरा दे दे x² - 2yz या yx और -2 = 0, और एक चौथा भी दे दे कुछ मान लो, और हमको बोले कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन कार्टेशियन इक्वेशन है बताओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना इज द टफ जॉब, कह सकते हैं कि टफ काम है यहाँ से यहाँ जाना। एक्चुअली पढ़ना है उसको भी, है ना, पढ़ना उसको भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन अगर हम इसमें से बारी बारी से क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार, और जो dy/dx का वैल्यू आए यहाँ से उसको यहाँ पे पकड़ के रख दें और वो आइडेंटिकली सेटिस्फाइड कर जाए तो हो गया ये ऑप्शन। नहीं किया, अगला देखेंगे। आइडेंटिकली सेटिस्फाइड का मतलब 0 = 0 आ जाना, या पूरी तरह से यहाँ ये लिखा है वही वो लिखना होना चाहिए, है ना, तो सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमको, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। हमको पता है कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, और वैसे यहाँ भी एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ये भी याद रखना, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। 2 है तो d2y/dx² मैक्सिमम होगा, dy/dx आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 बार ही डिफरेंशिएट करना, 3 ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। d2y/dx² आ भी सकता है, dy/dx आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जो d3y/dx³ तो आएगा ही आएगा। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट सॉल्यूशन पे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको डिफरेंशिएट करो, 2x - y² का डिफरेंशिएशन 2y, x के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, डिफरेंशिएट बोला है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कर लो। सबसे पहले यही तो था, तो 2x - 2y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx = cx का, तो cx का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब देखो क्या करेगा ना बच्चा कि एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा। काहे कर देगा, क्योंकि c हटाना है उसको, तो c एक बार और डिफरेंशिएट कर, c गायब हो जाएगा ना, ये काम नहीं करना। अगर एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएट करने से एक इक्वेशन बन जाता है हमारा, और एक इक्वेशन पहले से दिया रहता है। इन 2 इक्वेशन से हम एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस c का वैल्यू यहाँ रख दो, इस c का वैल्यू यहाँ रख दो, तो x² - y² = c की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 2x - 2y dy/dx, 2x - 2y dy/dx रख दिए। अब वो इक्वेशन पाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, dy/dx को अकेला करना होगा, तो x² - y² - 2x और डिवाइडेड बाई -2y = dy/dx। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे क्या करें हम लोग कि वो इक्वेशन आ जाए हमारा। एक्चुअली हम सही लिखे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। अब वो कैसे आएगा ज़रा सोचो, वो कैसे आएगा। नीचे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई है ना। देखो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या है कि c इंटू 1 है और इस इक्वेशन में हम c का वैल्यू रख रहे थे, तो c इंटू एक्स भी तो है, तो c इंटू अगर x भी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो गया c का वैल्यू इंटू एक्स तो लिखना ही है। तो अब जो काम होगा एक्चुअली वो कुछ अलग तरह से होगा। वो क्या होगा कि यहाँ पे जो x का मल्टीप्लाई होगा वो इसमें होगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ और ही दिखेगा, तो जल्दी जल्दी में कुछ और आ गया। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स। अब साफ रूप से तुम्हें दिख भी रहा होगा कि जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2xy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, है ना। डिवाइड वगैरह तो आता ही होगा, डिवाइड वगैरह तो आता ही होगा कि ये माइनस में जाएगा और ये इनटू में तो ये डिवाइड में जाएगा। माइनस से माइनस काट दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। दूसरी चीज़ ये तो हो गया सेटिस्फाइड, हेंस प्रूफ। दूसरी चीज़ क्या कर सकते थे, यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के, यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के तुम क्या करते कि इसमें डाल देते। अगर वो और इस c का भी हेल्प ले लेते, है ना, c का भी हेल्प ले लेते, यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते कि c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और यदि LHS बराबर RHS आ जाता तो भी माना जाता कि ये सेटिस्फाइड कर दिए, सॉल्व कर दिए। और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, उसको समझने का कोशिश करो। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो CBSE 2017 में आया हुआ था, है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2016 में भी आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है। ये वाला क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो टच कर रहा है। इस सर्कल का इक्वेशन तुम्हें निकालना है। इस समय तुम्हें इक्वेशन दिया नहीं, इक्वेशन बनाने के लिए पहले बोला। तो एक बात बताओ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट मान लो, तो मान लेते हैं हम कि अल्फा बीटा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस के बराबर होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा। अब ओरिजिन तो ये था। अब तुम बताओ कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अल्फा बीटा, रेडियस भी कितना होगा। ये तो रेडियस ही है, तो ये जो है वो अल्फा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट बीटा है। तो क्या अल्फा और बीटा दोनों सेम होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात तो सेम होना चाहिए, रेडियस बराबर होता है। इसका मतलब ये अल्फा कॉमा अल्फा एक ही पैरामीटर आया। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखें, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो और रेडियस आर हो तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसी तरह से सेंटर अगर अल्फा अल्फा हो गया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस भी अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी तो अल्फा ही है। तो इसमें बेसिकली कितने पैरामीटर हैं, मात्र एक है। ये मत कहना 3 पैरामीटर है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या कि यहाँ पे 3 मत समझना भाई, इसलिए क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो हर जगह 2 ही पड़ेगा, एक जगह 3 नहीं पड़ सकता है। जबकि अगर ये इक्वेशन होता ये तो यहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग था, यहाँ पे अल्फा अलग है, यहाँ पे बीटा अलग है। अल्फा बराबर 2 डालोगे तो बीटा उसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मात्र एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। यही तो खासियत है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितने पैरामीटर उतनी बार डिफरेंशिएट करो। मतलब पैरामीटर को देख के हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू, हाँ एक और बात तुम ये समझ सकते हो, चलो कर लो पहले। 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू 1
क्योंकि फिर x माइनस अल्फ़ा का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होगा। फिर प्लस y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का, तो पहले पावर का करते हैं, तो 2 इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। अब तुम्हें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन का हेल्प करके अल्फ़ा को एलिमिनेट करना होगा। तुम जैसे कर लो एलिमिनेट, तो यहाँ पे हम लोग कैसे एलिमिनेट करें उसको समझो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2x माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2y माइनस 2y माइनस, या फिर आप डायरेक्ट कर लो ना, ऐसे कर लो। सोचो ज़रा कि यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं और उस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, एलिमिनेट हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकलेगा, अल्फ़ा यहाँ पे आएगा, एक्चुअली यहाँ से निकालते हैं 2x माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 अल्फ़ा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ अल्फ़ा है, दोनों को आरजीएस में भेज देते हैं। तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कॉमन होके कट सकते हैं नहीं, सब जगह 2 दिख रहा है, तो 2 कट गया मान लो। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा अगर कॉमन ले ले आरएचएस से, आरएचएस में भेज के, तो अल्फ़ा चलो लिख ही देते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश यूज कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू वाई डैश। अब सॉरी अल्फ़ा तो कॉमन है, तो 1 प्लस वाई डैश। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, तो x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, इसका वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, है ना। पुट इन इक्वेशन 1 लिख लेना और वो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा के जगह पे y प्लस वाई सॉरी x माइनस अल्फ़ा है और यही अल्फ़ा का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर पूरे का, और फिर प्लस y माइनस, है ना, अल्फ़ा अपना लिख लेना, जो भी लिखना होगा, x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर लिख लिए। ठीक है ना। या तो एक काम ये करते कि पहले इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते, जैसे x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस है ना अल्फ़ा स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। अब क्या होता है कि अल्फ़ा बस एक ही जगह आता है, ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर से एक अल्फ़ा स्क्वायर तो कट ही जाएगा, फिर लिख लेते माइनस 2 और लिख लेते हैं हम लोग कितना, अल्फ़ा कॉमन, तो ये हो जाता है x प्लस वाई और इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर या माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम अल्फ़ा का वैल्यू रख सकते थे। ठीक है, जैसा भी है आप उसको, उसमें से अगर अल्फ़ा एलिमिनेट हो गया उस इक्वेशन में से, तो बस वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।